अस्सलाम वालेकुम। आपका बायोलॉजी टीचर सलाउद्दीन अगले लेक्चर के साथ हाजिर है। आज हम चैप्टर नंबर 8 9th बायोलॉजी के चैप्टर नंबर 8 के लेक्चर नंबर 2 को स्टार्ट करेंगे। अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं और पहली बार मेरे चैनल पे विजिट कर रहे हैं, अगर आपको मेरे लेक्चर समझ में आते हैं तो काइंडली मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपना फीडबैक लाजमी दे दें और लाइक और बेल का बटन भी लाजमी दबा दें। आइए अपने लेक्चर की तरफ चलते हैं। बात करते हैं स्मॉल इंटेस्टाइन क्या है बेटा। अब स्मॉल इंटेस्टाइन बेटा हम छोटी आंत को कहते हैं बेटा। छोटी आंत हमारे जिस्म का वो हिस्सा है जिसके अंदर सबसे ज्यादा खुराक की डाइजेशन होती है। इसके बुनियादी तौर पर बेटा 3 हिस्से हैं, ड्यूडेनम है, जुजेनियम है और इलियम है। स्मॉल इंटेस्टाइन 10 इंच लंबी या 5 सेंटीमीटर लंबी होती है बेटा। नहीं 10 इंच तकरीबन चौड़ी होगी या 25 सेंटीमीटर जो होगी वो लंबी होगी, तकरीबन शायद ऐसा होगा। अच्छा, अब होता क्या है ड्यूडेनम में कि स्मॉल इंटेस्टाइन का जो सबसे पहला हिस्सा है वो है बेटा ड्यूडेनम। प्रीवियस लेक्चर में आपको याद होगा मैंने बताया था कि मैदे के बाद फौरन स्मॉल इंटेस्टाइन की नाली का हिस्सा ड्यूडेनम आ जाता है बेटा। अब ड्यूडेनम में 3 तरह की रतूबतें जो हैं वो बेटा खारिज होती हैं हमारे मैदे से आए हुए कायम को डाइजेस्ट करने के लिए। उसमें क्या होता है बेटा, जिगर जो होता है वो इसी ड्यूडेनम के अंदर बाइल खारिज करता है। बाइल एक रतूबत है बेटा जो लिपिड्स की एमल्सिफिकेशन करती है, यानी दूसरे लफ्जों में हमारी खुराक के साथ जो चिकनाई आती है, ऑयल आता है, तेल होता है, ये उसको छोटे छोटे ड्रॉप में, छोटे छोटे कतरों में तकसीम कर देते हैं, उसे हम एमल्सिफिकेशन कहते हैं। और वो कौन करता है बेटा, बाइल करता है। उसके बाद बेटा ड्यूडेनम में पैंक्रियाज जो है वो अपना पैंक्रियाटिक जूस खारिज करता है बेटा। इसी पैंक्रियाटिक जूस में 3 तरह के एंजाइम होते हैं जो कि कार्बोहाइड्रेट्स, प्रोटीन और लिपिड को डाइजेस्ट करते हैं, जिनमें लाइपेज है, प्रोटीएज है और एमाइलेज है बेटा। ये एंजाइम होते हैं और ये सारे पैंक्रियाटिक जूस में होते हैं। उसके बाद बेटा आ जाता है इंटेस्टाइनल जूस, यानी इंटेस्टाइन यानी हमारी खुराक की नाली के दीवारों से भी एक जूस खारिज होता है जिसे हम इंटेस्टाइनल जूस कहते हैं। इसके अंदर भी बेटा एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये तीनों ऑर्गन्स की रतूबतें मिलकर हमारी जो मैदे से ड्यूडेनम में जो खुराक आती है उसको डाइजेस्ट करने में लग जाते हैं बेटा। तो यही वजह है कि स्मॉल इंटेस्टाइन के अंदर हमारी खुराक का ज्यादातर हिस्सा जो होता है वो बेटा डाइजेस्ट हो जाता है। अच्छा, उसके बाद बेटा ड्यूडेनम के बाद जुजिनम। जुजिनम जो है वो 2.4 सेंटीमीटर लंबी होती है और जो खुराक डाइजेस्ट होकर ड्यूडेनम से आ रही होती है उसमें बाकी जो बच्ची कुटी डाइजेशन होती है वो जुजिनम में होती है बेटा। जुजिनम में हमारी खुराक तकरीबन मुकम्मल तौर पर डाइजेस्ट हो चुकी होती है और फिर वो जाती है इलियम में। इलियम बेटा 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग एक स्मॉल इंटेस्टाइन की नाली है। अच्छा, इसमें क्या होता है बेटा, इसमें इसकी दीवारों पर जाएंगे ना तो इलियम की दीवारों पर बहुत सारे छोटे छोटे उंगली नुमा उभार पाए जाते हैं बेटा। उन उभार को हम विलाई कहते हैं। ओरिजिनली जब आप इनको देखोगे इसके अंदर इलियम के अंदर विलाई को जब देखोगे, जैसे टॉवल नहीं होता, तौलिया होता है, उसके ऊपर छोटे छोटे धागे लगे होते हैं, वैसे तरह की अपीयरेंस आपको इसी इलियम के अंदर नजर आएगी बेटा। इसी विलाई के ऊपर, विलाई के अंदर ब्लड कैपिलरीज होते हैं और लिम्फेटिक सिस्टम की लैक्टियल नाली होती है बेटा। तो विलाई की जो दीवार होती है वो 1 सेल जितना पतली होती है, यानी उसकी मोटाई 1 सेल जितना होती है। यही वजह है कि जो खुराक हजम होकर इलियम में आती है तो विलाई से वो डिफ्यूज होकर हमारी खून की नालियों में, ब्लड कैपिलरीज में जो खून होता है उसमें वो सारी की सारी डिफ्यूज हो जाती है हमारी खुराक। फिर यही खुराक हमारी जो विलाई से हमारे ब्लड कैपिलरीज में आ जाती है, फिर ये जाती है सीधे हमारे लिवर के पास, जिगर के पास। आपको पता है कि जिगर हमारे जिस्म का एक सिक्योरिटी सिस्टम है। जो भी खुराक हम खाएंगे वो हजम होने के बाद जब ब्लड की तरफ जाएगी तो हमारा ब्लड पहले सलामी ठोकेगा किसको, हमारे जिगर को। जिगर उसको चेक करेगा कि इसके अंदर कोई जहरीले मादे तो नहीं है या ऐसे अज्जा तो नहीं है जो हम इस जिस्म को नुकसान पहुंचा सकते हैं। तो जो जहरीले मादे होते हैं वो सारे मार कर बाकी जो सही खुराक होती है वो हमारे जिस्म के हिस्सों को भेज दी जाती है, जो कि हिपैटिक पोर्टल वेन के जरिए भेजी जाती है बेटा।
उसके बाद बेटा जब सारी खुराक जज्ब हो जाती है तो सारी बात है, आपको पता है कि जब सारी खुराक जज्ब हो जाएगी और कुछ भी नहीं बचेगा तो बाकी सिर्फ वो हिस्सा बचता है जो कि डाइजेस्ट नहीं होता, और उस अनडाइजेस्टेबल पोर्शन को या उस हिस्से को हम फुजला कहते हैं, फीसिस कहते हैं। इसी फीसिस के अंदर बेटा हमारी खुराक के वो हिस्से होते हैं जो डाइजेस्ट ना हो, वो मौजूद होते हैं। अच्छा, हमारे एलिमेंट्री कैनाल के उतरे हुए सेल्स होते हैं, बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, तो वो सारे हमारे इसी फुजले के अंदर जो है वो मौजूद होते हैं बेटा। यहाँ तक जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन जो है वो एंड हो जाती है। उसके बाद आ जाता है बेटा हमारी जो एलिमेंट्री कैनाल है उसका लास्ट पार्ट, उसको हम लार्ज इंटेस्टाइन कहते हैं बेटा। अब जो लार्ज इंटेस्टाइन है बेटा इसके भी 3 हिस्से होते हैं, एक होता है सीकम, फिर कोलोन, फिर रेक्टम। सीकम जो है वो स्मॉल इंटेस्टाइन के साथ मुंसलिक एक छोटी थैली होती है, इसी से जो फुजला होता है वो मुंतकिल होकर कोलोन में आ जाता है बेटा। अब जो कोलोन है ना बेटा, इसका काम ये होता है कि हमारी जो फीसेज हैं उनके अंदर जो बच्चे कुचा पानी होता है वो जज्ब कर लेता है, इजाफी पानी जिसे हम कह सकते हैं, वो जज्ब कर लेता है, और उसके बाद उसमें से जो भी और दूसरे अगर ग़िज़ाई अज़ा भी मौजूद हैं तो वो कोलोन उसको जज्ब कर लेगा। आखिर में पानी भी जज्ब हो गया, सब कुछ जज्ब हो गया, तो फिर बाकी वही फुजला बचता है और वो फुजला आ जाता है रेक्टम के अंदर। रेक्टम एक थैला नुमा गोश्त की बना हुआ गोश्त का बना हुआ एक थैला है जिसके अंदर सारा फुजला जो होता है बेटा वो स्टोर हो जाता है बेटा। अब याद रखना बेटा कि ये जो अक्सर लोगों को कब्ज रहती है उसमें किरदार इसी कोलोन का होता है। अगर कोलोन हद से ज़्यादा पानी जज्ब कर ले तो सारी बातें फुजला जो होगा वो खुश्क हो जाएगी, नतीजे में कब्ज हो जाएगी। तो कोलोन को नॉर्मल पानी जज्ब करना होता है जिससे हमारा फुजला जो होता है वो खुश्क नहीं होता और कब्ज नहीं होती। रेक्टम में बेटा जो फुजला होता है वो महफूज हो जाता है, जब ये फिल होता है तो एक रिफ्लेक्स पैदा करता है, हाजत की रिफ्लेक्स पैदा करता है। तो फिर जब रिफ्लेक्स होती है तो फिर फीसिस को एनस के जरिए जिस्म से बाहर खारिज कर दिया जाता है। अक्सर जो शीरख्वार बच्चे होते हैं बेटा जो यानी 5 महीने 6 महीने के होते हैं तो वो उनके अंदर रिफ्लेक्स तो आती है लेकिन वो उसे कंट्रोल नहीं कर सकती, इसलिए वो जो है वो फीसेस जो होते हैं वो कर देते हैं, यानी पखाना जो है वो कर देते हैं, वो उनको कंट्रोल नहीं होता। लेकिन जो जो बच्चा बड़ा होता जाता है तो वो उसको कंट्रोल करना सीख लेता है बेटा। तो उम्मीद करता हूँ यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। एक अहम पार्ट जो आपको बताना है वो है बेटा अपेंडिक्स। ये जो सीकम है ना, सीकम के साथ एक उंगली नुमा एक नाली है जो कि इनएक्टिव है, इसका डाइजेशन के अंदर कोई किरदार नहीं है। बाज़ औक़ात क्या होता है बेटा, यानी अगर मैं बताऊं कि अगर ये हमारी लार्ज इंटेस्टाइन का ये सीकम है तो इसके साथ एक उंगली नुमा एक नाली जो है वो बनी होती है ऐसे। अब ये नाली बेटा बंद होती है ऐसे। अब अगर खुराक यानी वो फीसेस आ रहे हैं तो फीसेस को चाहिए वो इधर जाएं, लेकिन बाज़ औक़ात तो खुदा ना खास्ता फीसेस यहाँ पर आ जाते हैं। अब जब ये नाली बंद है इसमें से फीसेस बाहर निकल भी नहीं सकते, अगर वो इधर ठहर जाएं तो ये जो फुजला होगा इसके अंदर जो बैक्टीरिया होंगे वो इसको पॉइजनस कर देंगे, यानी वो फुजला जहरीला हो जाएगा। नतीजे में वो हमारे इसी अपेंडिक्स के जो दीवारें हैं, मसल्स की दीवारें, उनको गलना सड़ाना शुरू कर देंगे। नतीजे में हमें अपेंडिक्स का पेन शुरू हो जाएगा, हमें शदीद दर्द शुरू हो जाएगा। तो इसे हम कहते हैं अपेंडिसाइटिस। फिर क्या होता है बेटा, इसी अपेंडिक्स को ऑपरेशन के जरिए रिमूव कर लिया जाता है, जिसके नतीजे में फिर इसका पेन खत्म हो जाता है और अपेंडिक्स भी रिमूव हो जाती है। याद रखना बेटा, क्योंकि इस अपेंडिक्स का हमारे जिस्म में कोई किरदार नहीं है, तो अगर इसको रिमूव भी कर दें तो हमारे जिस्म के ऊपर इसके असरात नहीं पड़ते। उम्मीद करता हूँ बेटा ये पूरा टॉपिक आपको क्लियर हो गया होगा। मज़ीद कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने क्वेश्चन कर सकते हैं। शुक्रिया बेटा, अल्लाह हाफ़िज़।